राम राम जी, मैं भोला गुजर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुजर यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको अपने समाज के कैसे नौजवान साथी से मिलाने जा रहा हूं जो पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भाई विक्रांत तोंगड़ की। राम राम भाई जी। राम राम जी। भाई जी, थोड़ा हमारे व्यूअर को अपना परिचय दीजिए भैया। साथियों, मैं विक्रांत तोंगड़ और मैं ग्रेटर नोएडा के गांव खेड़ी भनौता से संबंध रखता हूं और मैं 2010 से पानी और पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूं। एनजीटी में बहुत सारे मामले उठाए हैं जल संरक्षण को लेके, पर्यावरण संरक्षण को लेके, अवैध पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। और पिछले कई सालों से हम लोग लगातार तालाबों के संरक्षण के लिए, रिवाइवल के लिए, और साथ ही साथ हम लोग अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, जिससे शहरी वन बोलते हैं जिसे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में जंगल और तालाब का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, खासकर शहरी क्षेत्र में। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में लंबे समय से हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो आप जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आप कार्य कर रहे हो, या आप किन संस्था के थ्रू कर रहे हो भैया? बिल्कुल भोला जी, ये पूरा संस्था के बैनर तले हो रहा है। एक संस्था है सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, जो हम लोगों ने बनाई है 2010 में, और उसी के माध्यम से हम लोग लगातार पर्यावरण का जो ये आंदोलन है, जो संरक्षण का कार्य है, तालाबों का रिवाइवल है या एनजीटी के तमाम मामले हैं, उनको हम उसी के अंडर करते हैं। इसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं। अब तक आप कितने तालाबों की सफाई कर चुके हैं? लगभग 10-11 तालाबों पर हम लोग काम कर चुके हैं। हम लोग केवल तालाब ही नहीं बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि एक जंगल भी उसके आसपास डेवलप हो, क्योंकि जंगल की वजह से तक आप लगा चुके हो? लगभग हम लोग 1 लाख पेड़ लगा चुके हैं, जिसमें हम लोग तमाम अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, जिनमें बर्ड्स आ सकें, जिनमें तालाब बना सकें। आप कहाँ से प्रभावित हुए? 2010 में आप इस संस्था से जुड़े, आप तब से लगातार कार्य कर रहे हैं इस संस्था के लिए। आप कहाँ से आपको इसके लिए मोटिवेशन मिला? तक मेरी मोटिवेशन की बात है कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली। मेरी प्रेरणा मुख्य रूप में तो कहीं ना कहीं हम लोग किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो पर्यावरण और प्रकृति और नेचर या पेड़ पौधों से एक जुड़ाव है, नैसर्गिक जुड़ाव है। इसके साथ साथ सुंदरलाल बहुगुणा जी को जिस तरह से पढ़ा, उन्होंने चिपको आंदोलन बहुत पहले चलाया, जब पेड़ों के लिए लोग इतने संजीदगी भी नहीं रखते थे। उस समय उन्होंने पेड़ों की बात की। तो उस आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में जो हमने अध्ययन किया, पढ़ा, सिलेबस में भी उनके बारे में पढ़ाया जाता है, तो उससे प्रेरणा मिली। साथ ही साथ जब मैंने देखा कि 2010 के आसपास, 9-10 के आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से बिल्डर हमारे पानी को बर्बाद कर रहे थे, ज़मीन के पानी को निकालकर बेसमेंट बना रहे थे, और उससे काफ़ी भूजल स्तर नीचे जा रहा था हमारे पूरे क्षेत्र का, उस वजह से भी मुझे लगा कि अब हम बैठकर कहीं बातें नहीं कर सकते कि केवल चर्चाएं करते रहें, ज़मीनी स्तर पर आना होगा। गाजियाबाद में हम आपकी साइट पर खड़े हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हज़ारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे तालाब भी आप लोगों ने बनाया है। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? बिल्कुल, देखिए, फंडिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी संस्था या किसी भी संगठन के सामने। तो अभी क्या है कि भारत सरकार का नियम है कि 2% हर कंपनी को CSR में, जनहित में खर्च करना है। तो तमाम कॉरपोरेट हैं, CSR के माध्यम से हमें वो फंड करते हैं। अगर आप उन्हें प्रोजेक्ट अपना देते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट पसंद आता है या उसमें कुछ जान है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी सपोर्ट करते हैं इस तरह के प्रयासों के लिए। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हुए, ये गाजियाबाद का बिल्कुल एक शहरी एरिया के बीच का एक जंगल है, जिसे हम डेवलप कर रहे हैं। ये एक मिनी बायोडायवर्सिटी पार्क हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लगभग 4 हेक्टेयर में 25,000 के करीब इसमें पौधे लगने हैं। 20,000 पौधे लग चुके हैं। 1 एकड़ से अधिक में ये तालाब बनाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए तमाम एजेंसीज़ ने, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, तमाम संगठनों ने हमें सहयोग किया है। आपकी एजुकेशन की बात की जाए भाई, आपने कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की? और बिल्कुल, मेरी एजुकेशन कई यूनिवर्सिटीज़ से हुई है। मुख्य तौर पर मेरठ CCS यूनिवर्सिटी से हुई है। LLB किया हुआ है मैंने, MA भी किया हुआ है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में इग्नू से कुछ कोर्सेज़ किए हुए हैं। वाटर हार्वेस्टिंग में इग्नू से, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, इग्नू से भी कई कोर्सेज़ किए हुए हैं। और लगातार मैं अभी भी एजुकेशन मतलब अपनी चालू रखे हुए हूँ। PhD भी करनी है पर्यावरण में और इन्हीं विषयों पर। तो शिक्षा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी सामाजिक कामों से। आपको भारत सरकार से भी एक बार पुरस्कार मिल चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल, बताइए। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जब आप लगन के साथ कोई काम करते हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और निस्वार्थ भाव से आप काम करते हैं, तो आम लोग, भारत सरकार या राज्य सरकारें भी आपको प्रोत्साहन देंगी। तो उसी कड़ी में हमें भी वाटर हीरो के अवार्ड से नवाजा है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2020-21 में ये अवार्ड दिया गया है, जो जल संरक्षण के कार्यों के लिए दिया जाता है।
आपके प्रोजेक्टर की बात की जाए तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है, कहाँ पे और तालाबों की सफाई होनी है, पेड़ पौधे कहाँ लगने हैं, बिल्कुल, आगे की क्या प्लानिंग है? हमारे भविष्य की योजना बिल्कुल स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि लगभग 1 दर्जन बायोडायवर्सिटी पार्क्स, जी जैव विविधता पार्क्स हम आसपास एरिया में डेवलप करें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पक्षी खत्म होते जा रहे हैं, तालाब खत्म होते जा रहे हैं, जो देसी प्रजाति के पेड़ हैं वो लगातार खत्म होते जाते हैं। ऐसे में बायोडायवर्सिटी पार्क का मतलब है कि जिसमें जैव विविधता ज़्यादा हो, जिसमें पक्षी भी हों, जिसमें तालाब भी हों और देसी प्रकार के पेड़ पौधे हों, उनको साथ ही साथ लगभग 10,000 युवाओं को, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है। क्योंकि हम इन बायोडायवर्सिटी पार्क जो हम जंगल बना रहे हैं, इनमें हम इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाएंगे। इंटरप्रिटेशन का सेंटर का मतलब है एक ग्रीन स्कूल। ग्रीन स्कूल का मतलब है कि बच्चों को ट्रेंड करना कि इस तरह के जंगलों का क्या महत्व है, इस तरह के जंगल आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को और डेवलप करना। हमारे गुर्जर समाज से एक नौजवान लड़का निकलकर 2010 से 2023 तक लगातार जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। इस सब के लिए भाई आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सब आप कैसे कर पा रहे हो? बिल्कुल, चुनौतियाँ तो हर फील्ड में होती है, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि गुर्जर बिरादरी से है तो इसका एक पॉजिटिव एंगल भी रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव एंगल भी सामने आया है। 10-12 साल का जो काम किया है, कहीं ना कहीं इस काम में थ्रेट ज़्यादा है। तमाम फैक्ट्रियों पर लगाम लगाई जाती है क्योंकि वो प्रदूषण फैला रहे हैं। तमाम जो तालाबों पर कब्जे हैं, पार्कों पर कब्जे हैं, वहाँ हम पौधे लगाते हैं, तालाब डेवलप करते हैं, तो उन कब्जेधारियों का भी थ्रेट रहता है, वो भी धमकियाँ देते हैं। एनजीटी में तमाम मामले रहे हैं, तो बड़ी धमकियाँ और ये सब चलता है इसमें, क्योंकि समाज सुधार का काम है तो थ्रेट तो है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं बिरादरी की सपोर्ट होने की वजह से किसी की इतना आसान नहीं रहा कि कोई जल्दी से थ्रेट पहुंचा सके या नुकसान पहुंचा सके, जितना मैं समझ पाया हूं। तो जहां तक हमारी बिरादरी के युवाओं की बात है, तो उनकी पहचान बड़ी गाड़ियों से और बड़े मकानों से है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन उनके साथ साथ अगर हम इस तरह के रचनात्मक कार्यों में और ज़्यादा बढ़ें, जैसे आज़ादी के आंदोलन में तमाम सहयोग रहा था, उससे पहले भी तमाम संघर्ष देश के लिए या एक तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए रहे हैं बिरादरी के। आज के समय में जो पॉल्यूशन या सामाजिक मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, इनमें भी इसी तरह से बिरादरी समाज सामने आए तो एक पॉजिटिव अप्रोच सामने आएगी। धन्यवाद। आज की मुलाकात भाई विक्रांत तोंगड़ से हुई। इसी तरह आगे भी मैं आपको अपने समाज के विशेष और महत्वपूर्ण लोगों से मिलाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं गुर्जर यूनिटी के नाम से, और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आप अपना प्यार और सहयोग हमारे लिए इसी तरह बनाए रखना। राम राम जी।